देखो एग्ज़ाम को बस मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे समय में कुछ एलिमिनेशन ट्रिक्स हो गई, या फिर कुछ हैक्स हो गए, या फिर कुछ ऐसे अपनी कॉन्सेप्ट्स जो कहीं ना कहीं अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उनकी, तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो मैं एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसे एलिमिनेशन ट्रिक्स लेके आया हूँ, अराउंड 30+ एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगी और आपके 20 से 25 नंबर बढ़ा देंगे इजीली, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। देखो अब इतना समय नहीं बचा कि एक एक ट्रिक के पीछे मैं 5-5, 10-10 एग्जाम्पल समझाऊँ। हाँ बट मैं, नॉर्मली लोग नहीं करते, लोग इसका पैसा भी चार्ज करते 2,000, 3,000, 5-5 हज़ार रुपये। बट कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि लोगों को चीज़ें पता चले और लोगों का हेल्प हो। इस वजह से मैंने एक साथ ही सारी ट्रिक्स जो हैं आप लोगों के सामने, देख लो कितनी सारी ट्रिक्स हैं, एक साथ सारी ट्रिक्स जो है आप लोगों के सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और इससे ना कोई भी एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो गया या फिर कोई अदर एग्ज़ाम, हर जगह एलिमिनेशन ट्रिक्स काम करती है, बट हमें उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। अभी फ़िलहाल समय है, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका नंबर बढ़ जाएगा, हेल्पफुल रहेगा। आइए शुरू करते हैं। देखो एक्सट्रीम वर्ड्स जो होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स, एक्सट्रीम स्टेटमेंट वो रॉन्ग होते हैं। चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ग्रेटली, मोस्टली, मस्ट, नाउ, रिसेंटली, ओनली, टिल नाउ, इंटायर, बाइंडिंग, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक्सट्रीम होती हैं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन की किसी भी स्टेटमेंट में ये सब सारी चीज़ें दिख जाती हैं तो सतर्क हो जाइए और उस स्टेटमेंट को गलत मानिए। 90% चांसेस हैं कि आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा और आपका सही आंसर तक पहुंच जाओगे। देखो एलिमिनेशन काम क्या होता है, बहुत सारे केसेस में एलिमिनेशन जो होता है सीधा सीधा आंसर लेके आती हैं, बहुत सारे केसेस में 50-50 लेके आती हैं। अगर 50-50 भी हमारे पास आ जाता है तब भी हमारे लिए ईजी हो जाता है ऑप्शन पिक करना। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि सबसे पहले अपना नॉलेज लगाओ। अगर नॉलेज आपका स्ट्रांग है तो फिर 90% जो है, मतलब बोल सकते हो कि जैसे 100 क्वेश्चन है तो उसमें 60-70 क्वेश्चन तक आप पहुंच सकते हो, या फिर पीसीएस में से 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें 90-80 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो। फिर एलिमिनेशन लगाओ, तब आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। आगे बात करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू आर रॉन्ग, जैसे डेटा हो गया, ईयर्स हो गया, फिगर्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, ये गलत होते हैं, ये 100% गलत होते हैं। किसी भी आप PYQ करके देखो, मैंने पहले भी करके दिखाया आप लोगों को। पीसीएस में देख लो आप, 2023 वाला मैंने करके आपको दिखाया, यूपीएससी में देख लो मैंने करके दिखाया। से इफ़ मल्टीपल स्टेटमेंट्स विथ डेटा देन बोथ कैन नॉट बी टुगेदर इन आंसर, मतलब जैसे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें दोनों में डेटा दिया हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है आंसर में नहीं होंगे। जिसमें कम डेटा होगा उसके चांस ज़्यादा है आंसर में होने के। ठीक है, एक होगा यहाँ पे अलाइक लगती है, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट आंसर में होगा, और जिसमें कम डेटा होगा उसके ज़्यादा चांस है। इफ बोथ स्टेटमेंट आर लिंक्ड देन वन ऑफ देम लेस फैक्ट वाला, वही बोला ना, कम फैक्ट वाला विल बी इन आंसर। कम फैक्ट वाला जो होगा इसमें कम डेटा होंगे, मतलब मान लो किसी में 2 डेटा है, किसी स्टेट में 1 डेटा है, तो जिस स्टेटमेंट में 1 डेटा है वो स्टेटमेंट आंसर में होगा। इफ बोथ आर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट विथ न्यूमेरिकल डेटा चांसेस आर ऑल रॉन्ग, मतलब दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, मतलब किसी से मतलब नहीं दूसरे को, और दोनों में डेटा है, तो चांस है कि रॉन्ग होगा। बट दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, और जिसमें कम डेटा होगा वो आंसर में आएगा। ठीक है, ठीक है, तीसरी ट्रिक पे बात करते हैं। नेम ऑफ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और रॉन्ग। जैसे किसी एग्ज़ाम, जैसे किसी पेपर में स्टेटमेंट दिया है कि ये कोई चीज़ नीति आयोग का है या प्लानिंग कमीशन का है, तो वो जनरली गलत होता है। और फैक्ट दे रखा है कि 2022 में इसको स्टार्ट किया गया था, या फिर इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, तो ये सब फैक्ट्स डेटा होते हैं, गलत होते हैं। ठीक है, तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट गलत से, टू एन नेम, डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, फैक्ट, गवर्नमेंट बॉडी, रॉन्ग। जैसे 2 और 3 में हमने यही समझा था, फैक्ट और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सारी चीज़, तो मतलब 2 और 3 को कंबाइन कर लो। तो नेम किसी चीज़ का नेम होता है, डेटा होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है, मिनिस्ट्री का नाम होता है, डिपार्टमेंट का नाम होता है, फैक्ट होते हैं, गवर्नमेंट बॉडी होती है, ये सब गलत होती है। नेक्स्ट, 5th नंबर, इफ़ स्टेटमेंट इज़ वेरी माइल्ड। देखो हिंदी मीडियम वाले भी इसको देख सकते, कोई इशू नहीं है, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, तो हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं है। मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम, इसलिए मैं चीज़ें इंग्लिश में लिखा है, मेरे लिए जो होता है। इफ़ स्टेटमेंट इज़ वेरी माइल्ड, जनरल इन नेचर, देन इट इज़ द करेक्ट। मतलब कोई स्टेटमेंट है बहुत सिंपल सा है, जनरल नेचर का है, तो वो जनरली सही होता है। जिसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, मे,
कैन बी, मे बी, आउट टू, सम, वन ऑफ द, पॉसिबल, मे बी, कैन बी, ये सब सारे स्टेटमेंट आपको थोड़े बहुत आइडिया होंगे अगर आप फॉलो करते हो ट्रिक्स, चाहे पीसीएस के लिए चाहे यूपीएससी के लिए। देखो हर जगह चीज़ें यूज़ होती हैं, चीज़ें पता नहीं होती आपको, इसलिए आपका प्रीलिम्स रुक जाता है। जो लोग हर साल निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं वो कुछ एलिमिनेशन ट्रिक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका हर साल निकलना है। चलो आगे बात करें, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो टाइम वेस्ट नहीं करते। इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी में इफ़ स्टेटमेंट आर जनरल एंड लॉजिकल इन कंटेक्स्ट देन क्वेश्चन मार्क ऑल। मतलब जैसे एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दिए हैं बट तीनों स्टेटमेंट जनरल लॉजिकल है, आपको थोड़ा समझ में आ रहा है तो इनमें ऑल मार दो, इन्वायरमेंट वाले केस में। और ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक में भी होता है बट उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है, बट ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट केस में जनरली ऑल हो जाता है, खास करके ज्योग्राफी वाले केस में। अगला है जैसे लेफ्ट, राइट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट से मतलब इजीली ट्विक कर देता है। मतलब कोई चीज़ जैसे बोल दिया जाएगा कि ये चीज़ लेफ़्ट से आती है, ये चीज़ राइट से आती है, बट आंसर में होगा कि लेफ़्ट से आती है और क्वेश्चन में दिया होगा कि राइट से आती है। मतलब इजीली ट्विक कर दिया जाता है। कोई इंक्रीज़ हो रहा है उसको बोल देंगे डिक्रीज़ होता है, तो इजीली ट्विक करता है उसको। आप कीवर्ड्स को पकड़ो, या तो ये ऑल करेक्ट हो जाता है ऐसे केसेस में, या फिर ऑल रॉन्ग हो जाते हैं टू स्टेटमेंट वाले में। मतलब जहाँ पे देखो थोड़ा ट्विक किया होता है वहाँ पे तो ऑल करेक्ट हो जाएंगे तो ऑल रॉन्ग हो जाएंगे। अब साइंस एंड टेक की बात करता हूँ, ट्रिक की। देखो इस पे ना हर ट्रिक पे मैं आगे बताऊंगा, हर ट्रिक पे देखो 5-5 6-6 एग्जाम्पल अगर अच्छे से करा दिया जाए तो करीब आपके 150-200 क्वेश्चन हो जाएंगे और अच्छे से ट्रिक आपको रेडी हो जाएगी। बट अब समय नहीं बचा है सब करने का, तो मैं एक साथ आपको सारी ट्रिक्स बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। इसलिए अगर आप वीडियो पे नए हो तो लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, और चैनल में अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। यही मेरे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन होगा, और मैं क्या कर सकता हूँ भाई, और आप भी क्या ही कर सकते हो। ठीक है आगे करते हैं। साइंस एंड टेक में इफ कॉमन पैटर्न एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो हर पेपर में, किसी भी एग्ज़ाम में यार, चाहे एसएससी का दे दो, चाहे सीडीएस का दे दो, चाहे पीसीएस का दे दो, चाहे यूपीएससी दो, हर जगह कुछ क्वेश्चन होते हैं उनके एप्लीकेशन होते हैं। किसी चीज़ का एप्लीकेशन लिमिटेड थोड़ी हो सकता है यार। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास शुगर है, 5 किलो शुगर है, अब उसका एप्लीकेशन कुछ भी होता है। शुगर की तुम मिठाई बना सकते हो, शुगर की तुम जलेबी बना सकते हो, शुगर की तुम दवा भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो ना शुगर से। तो वही चीज़ है, तो एप्लीकेशन ना लिमिट नहीं होती एप्लीकेशन के। तो इसमें बोलना है इफ़ कॉमन पैटर्न एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन हो तो मार्क ऑल करेक्ट, बट इफ़ समथिंग एक्सट्रीम, जो दिखेगा एक बार सोचो, मतलब जैसे कुछ एक्सट्रीम होगा ना तो उसमें दिख जाएगा एप्लीकेशन में। जैसे एप्लीकेशन दिया होगा बट शुगर से लिखा होगा शुगर से तुम दवा नहीं बना सकते हो, तो एक्सट्रीम हो गया ना। क्या पता कोई दवा बन जाती हो शुगर से, तो वो चीज़ कुछ नेगेटिव टर्म्स दिख जाएगा ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट, उसको अवॉइड करो, उसको गलत मानो। अदरवाइज इन जनरल स्टेटमेंट दिए होंगे एप्लीकेशन में सारे सही होते हैं। देखो अगर बारे में पूछ रहा है तो चांस है कि कोई एक स्टेटमेंट जो है गलत होगा। अगर उसके बारे में पूछ रहा है, बारे मतलब कैरेक्टर पूछ रहा है, जैसे कोई स्टेटमेंट मतलब कोई टॉपिक दिया हुआ है उससे कैरेक्टर पूछ रहा है। जैसे पूछा जाए शुगर, शुगर किस किस चीज़ से बनता है, तो उसके बारे में पूछ रहा है, तो एक स्टेटमेंट कोई गलत दिया होगा उसमें, क्योंकि लिमिटेशन है ना, हर चीज़ से शुगर नहीं बन सकता, उसकी एक लिमिटेशन है। बट अगर पूछा जाए शुगर से क्या क्या बन सकता है, शुगर से सब कुछ बन सकता है। शुगर मतलब शुगर हर जगह यूज, शुगर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, शुगर हर जगह यूज कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन हो गया। बट शुगर किस किस चीज़ से बनता है यहाँ पे लिमिटेशन है, किसी कुछ ही चीज़ों से बनता होगा ना, हर चीज़ से तो शुगर नहीं बन जाता होगा ना। तो वो चीज़ है, जहाँ पे पूछे किस चीज़ से बनना, कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए किसी चीज़ का, वहाँ पे लिमिटेशन हो जाती है, तो वहाँ पे कोई स्टेटमेंट रॉन्ग होने के चांस होते हैं। बट जहाँ पे एप्लीकेशन दिख जाए वहाँ पे जनरली सब सही होते हैं। ये मैंने आपको इस थोड़ा टाइम देकर समझाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप हर जगह यूज़ आएगी। ठीक है। इफ़ फैक्ट्स कॉन्सेप्ट कभी भी सुना नहीं हो, मतलब पॉपुलर स्कीम पर्सन मार्क देम रॉन्ग, मतलब कोई ऐसा स्कीम आ जाए, कोई फैक्ट आ जाए, जैसे आप कभी सुना है ना, जैसे पूछ लिया जाए 2016 में मोदी जी कनाडा गए थे, अब तुमने कभी सुना ही ना हो तो चांसेस है कि वो गलत हो, क्योंकि पहली बार 2016 क्या है, फैक्ट है, कनाडा क्या है, फैक्ट है, और तुमने कभी सुना भी नहीं है तो चांस है कि वो गलत हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है इंपॉर्टेंट जो होती है ना कहीं आपके कानों में पड़ जाती है, क्योंकि साल से तैयारी कर रहे हो तो आपने सुना ही होगा। आगे थीम डेटा 6-7 साल पुराना हो तो मार्क देम रॉन्ग, मतलब कोई थीम है डेटा 6-7 साल पुराना हो तो उसको गलत मार्क दो, क्योंकि कोई नहीं याद रखता यार पुराना, क्यों पूछा है, गलत करने के लिए पूछा है ना।
आगे, इफ क्वेश्चन की टोन निगेटिव हो तो इम्पैक्ट भी निगेटिव होता है, कॉज इफेक्ट बोलते हैं, कॉज इफेक्ट। अब किसी क्वेश्चन की टोन अगर निगेटिव है ना तो उसका इम्पैक्ट भी निगेटिव होगा, ठीक है, तो उसको गलत मानो। अब कोई चीज़ नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव ही जाएगा ना, तो उसको रॉन्ग मान लो। और टोन पॉजिटिव होगी तो उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा, उसको सही मानो, टोन को पकड़ो। वही वाइस वर्सा लिखा है मैंने, टोन पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, टोन नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव जाएगा, यू हैव टू चूज। आगे क्या है, डिफॉरेस्टेशन, अबोलिशन, अवॉइडिंग, सैंड माइनिंग, ये सब क्या है, निगेटिव चीज़ें हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। अबोलिशन क्या होता है, निगेटिव होता है। अवॉइडिंग क्या होता है, निगेटिव होता है। सैंड माइनिंग क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसका आंसर भी निगेटिव आएगा और ये गलत होगा स्टेटमेंट में, ठीक है। अफॉरेस्टेशन, एडॉप्शन, कंजर्वेशन, ये पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। अफॉरेस्टेशन मतलब पौधे लगाना होता है। एडॉप्शन मतलब, अडॉप्टेशन मतलब किसी चीज़ को अडॉप्ट करना होता है। कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करना, नेचर को कंजर्व करना। ऐसी चीज़ पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो ये पॉजिटिव होंगे, इसके आंसर पॉजिटिव आएंगे। जैसे टर्मिनेशन हो गया, इरेडिकेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, इंटायर हो गया, ठीक है, कमर्शियली हो गया, ये सब नेगेटिव टोन है, नेगेटिव टर्म्स है, तो ये गलत होते हैं। आगे बात करते हैं 11, मोर देन जब होता है, किसी क्वेश्चन में लिखा होता है मोर देन 1, मोर देन 2, तो करेक्ट होता है, नॉट मोर देन रॉन्ग, ठीक है। किसी चीज़ में लिखा होता है कि ये चीज़ जैसे 9 इज़ मोर देन 2, तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि देखो लेस देन में क्या होता है कि लिमिट बन जाती है, मोर देन में अनलिमिटेड हो जाता है। मतलब मोर देन तो कुछ भी हो सकता है ना यार, अब 2 से ज़्यादा तो 11 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम तो सिर्फ एक ही होगा ना, 2 से कम तो 0 ही होगा ना। तो कम वाले में, लेस देन में लिमिट हो गई है, तो वहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा, वहाँ पे गलत होगा स्टेटमेंट। बट मोर देन में ना चांसेस ज़्यादा है सही होने, क्योंकि उससे अनलिमिटेड हो जाता है। जहाँ पे लिमिट कम होगी वो जनरल चीज़ें हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा। जब कंफ्यूज हो तो 1, ये तो मतलब ठीक है, ये तो एक्सट्रीम ट्रिक हो गई, इस पर आगे बात करूंगा, बट ठीक है बता दे रहा हूँ। जब कंफ्यूज हो तो 1 यूपीएससी में काम आएगी। 1 1 3 एंड 3 और ओनली 2 दिया हो तो ओनली 2 स्टेटमेंट सही होता है। सम, वन ऑफ द सही होते हैं। किसी स्टेटमेंट दिया गया है सम पीपल्स आर इंडियन, सम पीपल्स आर अमेरिकन, हाँ सम तो हम पढ़ते हैं ना, वेन डायग्राम टाइप का जो क्वेश्चन पढ़ते हैं यार, उसमें रीजनिंग में। वही एक्चुअली होता क्या है, देखो प्रीलिम्स एग्जाम क्या है, प्रीलिम्स एग्जाम इज ऑल अबाउट द एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग टेस्ट। यहाँ पे नॉलेज टेस्ट करने के लिए मेंस का एग्जाम होगा आपका। प्रीलिम्स में सिर्फ आपकी एप्टीट्यूड और रीजनिंग टेस्ट कर रहे हैं बस, बाकी इंग्लिश और मैथ टेस्ट करने के लिए सीसैट का पेपर ले लेते हैं, और तुम्हारा नॉर्मल जीएस में रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए जीएस का पेपर ले रहे हैं। यहाँ पे कोई बहुत प्रकांड विद्वान टाइप के लोगों की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करना है। कॉमन सेंस क्या है, एलिमिनेशन, ये तो कॉमन सेंस है। सबसे पहले नॉलेज लगाओ, नॉलेज अगर आपकी काम कर जाएगी तब तो ठीक, लेकिन जहाँ नॉलेज नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में नॉलेज नहीं लगेगी, नॉलेज की भी एक लिमिट होती है, वहाँ पे कॉमन सेंस और एलिमिनेशन ट्रिक्स लगाओ। एलिमिनेशन ट्रिक्स क्या होती है, कॉमन सेंस होती है और कुछ नहीं होती है, ठीक है, वही चीज़ है। पॉपुलिस्ट, जैसे अकबर हो गया, अशोका हो गया, अंडमान हो गया, विजयनगर हो गया, अरुणाचल हो गया, WTO हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, ट्राइब्स हो गए, क्वाइन, स्पोर्ट्स, वाटर, ये सब पॉपुलिस्ट टर्म्स है। अगर एग्जाम मतलब ये क्वेश्चन पेपर में दिख रहे हैं तो जनरली इनको सही माना जाता है, सही मान लिया करो ऐसे स्टेटमेंट। वर्ड एसोसिएशन देखो, वो चेक करो, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है इन स्ट्रिप, वर्ड है, पोलर कोड है, बेटा है, 3 कटिया सिस्टम है, R2 कोड है, नेटल है, ट्रिक्लोसन है, ब्लू कार्बन है, ग्रीन वॉशिंग है, ऐसे कुछ कीवर्ड्स दिए होते हैं। इन कीवर्ड्स को एक्सप्लेन किया होता है, उसके जो ऑप्शंस दिए होते हैं, तो उनको पकड़ने की कोशिश करो। यहाँ पे भी आपका क्या है, एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेशन नहीं, यहाँ पे आपकी स्मार्टनेस दिख रही है, IQ टेस्ट हो रहा है ना, मैंने क्या बोला, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड रीजनिंग टेस्ट है ये, तो आपका एप्टीट्यूड, तो कीवर्ड्स को पकड़ो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं पकड़ पाएंगे, बट आप पकड़ लोगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाए, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो आप कट ऑफ इजिली क्लियर कर ले जाओगे। जैसे मैंडेटरी हो गया, रिकमेंडेशन वर्ड होते हैं, रॉन्ग होते हैं। मैंडेटरी मतलब बहुत एक्सट्रीम हो गया ना यार, बहुत एक्सट्रीम मैंडेटरी टर्म हो गया, तो गलत ही होगा ना। वही बोला ना, टोन को पकड़ो, अपोजिट स्टेटमेंट से कोई एक सही होगा। देखो क्या होता है, जब अपोजिट होते हैं तो उनमें से एक सही होगा, प्लस माइनस में से कोई एक सही होगा। जब सेम टाइप होते हैं तो या तो दोनों सही होंगे या फिर दोनों रॉन्ग होंगे। सेम टाइप के अगर स्टेटमेंट दिए हैं तो दोनों स्टेटमेंट सही होंगे तो दोनों रॉन्ग होंगे, और अपोजिट में दिए हुए हैं तो एक सही होगा एक गलत होगा।
ठीक है। 18 जनरली ऑल नहीं सही होता है तो फैक्ट डेटा गिनो, वही मैंने बोला ना, जब जनरली जैसे 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चारों स्टेटमेंट में कुछ में डेटा दिया है, कुछ नॉर्मल दिया है, तो उसमें अगर दिख रहा है कि भाई ऑल सही नहीं हो, कुछ तो गड़बड़ है, उसमें डेटा फैक्ट को गिनो, जिसमें सबसे ज़्यादा डेटा हो रहा हो उसको हटा दो, जिसमें कम डेटा हो रहा होगा उसको लो, और थोड़ा सा ये भी चेक कर लो कि सेम पैटर्न में जा रहा है, पैटर्न भी एनालिसिस करो ना, वही टोन की बात कर रहा हूँ, कोई नेगेटिव टोन में जा रहा है तो वो गलत होगा, कोई सेम टोन में जा रहा है, उनमें से आंसर आने के चांस ज़्यादा होते हैं। अभी समय है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें ग्रेस्प कर सकते हो। बाकी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, उसमें हर एक्सप्लेन करूंगा हर ट्रिक पे, बट अभी समय नहीं है, एग्जाम बस कुछ ही दिन बचे हुए, उसके लिए मैंने बना दिया आपको लिए। सिंगल डबल वर्ड वाले में ऑल जनरली सही होता है, ठीक है। जब यहाँ एम, किसी चीज़ में एम दिया होता है, मोटिव दिया होता है, ऑब्जेक्टिव पूछा होता है, विजन पूछा होता है, तो पक्का सही होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना। जैसे पूछ लिया कोई स्कीम है, उसका एम क्या है, तो 3 स्टेटमेंट दिए हैं तो उसमें सही होगा। या फिर कोई स्कीम दे दिया गया, उसमें 4 चीज़ें दिए गया, इसका एम जो है कि गरीबों की हेल्प करने के लिए, इसका एम जो है मोटिव है महिलाओं की हेल्प करने के लिए, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं एग्जाम में, जहाँ पे एम हो, मोटिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, विजन हो, वहाँ सही होता है। और एक और ऑर्डर होता है इस ट्रिक में, देखो, सबसे पहले डेटा को एलिमिनेट करो, फिर ऑर्गेनाइजेशन को एलिमिनेट करो, फिर एक्सट्रीम वर्ड्स को, मतलब ये सही होने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक्सट्रीम वर्ड जैसे होता है, हाँ, सबसे पहले डेटा हटाओ, फिर ऑर्गेनाइजेशन हटाओ, फिर एक्सट्रीम वर्ड लाओ। उस केस में ना ओनली सही हो जाता है। उस ऑर्डर की बात करो, जैसे किसी एक स्टेट में 3 चीज़ें दी हैं, डेटा भी दिया, ऑर्गेनाइजेशन भी दी है, एक्सट्रीम दिया है, तो सबसे पहले डेटा हटाओ। तो डेटा की लिमिट नहीं है ना, डेटा तो बहुत सारे डेटा हो सकते हैं यार, कितना डेटा यार रखेगा, तो सबसे इजीली डेटा हटा दो। फिर ऑर्गेनाइजेशन की एक लिमिट आ जाती है, भाई 100-200 ऑर्गेनाइजेशन होंगी। फिर उसके बाद एक्सट्रीम वर्ड, कुछ एक्सट्रीम वर्ड होंगे ना, बहुत से एक्सट्रीम वर्ड नहीं होंगे, वही चीज़ है। तो कुल मिला के ना यहाँ पे जर्नल जाना है, जितना जर्नल ले जाओगे आंसर में उतना ज़्यादा चांस हो जाएंगे आपके सही होने के। अब बहुत सारे डेटा होंगे ना तो घचड़ पचड़ मचा रहेगा, घचड़ पचड़ मचा रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो आंसर जो है गलत होने के चांस ज़्यादा है। बट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी होंगी तो लिमिटेशन आ जाएगा, तब भी गलत होगी। बट एक सिंपल सा स्टेटमेंट होगा, जर्नल स्टेटमेंट होगा, वो चांस ज़्यादा है सही होने के। आगे एंड, इफ, बट, आइदर, कंपेयर, तो गलत होता है, ऑब्वियस सी बात है ना। जब 2 स्टेटमेंट को जोड़ा जा रहा है, राम प्रयागराज जाता है और श्याम बनारस जाता है, तो 2 अलग अलग स्टेटमेंट होंगे, उनको जोड़ा जाना, तो एक स्टेटमेंट गलत होने के चांस ज़्यादा है इसमें। इफ बट हो रहा है, कंडीशंस लग रहे हैं, तब भी यहाँ पे लिमिटेशन आ रही है, तब भी गलत होने की चांस है। आइदर है, यहाँ पे तब भी वही लिमिटेशन आ रही है। कंपेयर कर रहे हो, तब भी लिमिटेशन आ रही है। जहाँ पे लिमिटेशन आ रही है, कुछ कंपेयर कर रहे हो, कुछ आइदर निदर लगा रहे हो, वहाँ पे चांस है गलत होने के। आगे कंटेम्प्रेरी गलत होता है, तो यार यूपीएससी वालों को अच्छे से पता है, कहाँ ही भी कंटेम्प्रेरी दिख जाए। कंटेम्प्रेरी मतलब ये कि गुरु नानक जो थे वो औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे, भाई हो सकता है बाबर की कंटेम्प्रेरी हो सकता है अकबर कंटेम्प्रेरी हो सकता है, जहांगीर की कंटेम्प्रेरी, कुछ भी हो सकता है ना, वी डोंट नो एग्जैक्टली। तो जहाँ पे कंपैरिजन हुई, कंटेम्प्रेरी मतलब कंपैरिजन हो रहा है, वहाँ पे गलत होता है। समझ में आ रहा है ना भाई? तो फिर आपको पता है क्या करना है। भाई मैंने अपना होता ना कि सारी अपनी पढ़ाई की सारा जो था ना निचोड़ स्ट्रिक्स में लगा दिए हैं, आपको समझ प्रस्तुत कर दिया, और आपको रिस्पॉन्स करना है कि कितना व्यूज़ आता है, कितना क्या होता है, वो आपके ऊपर है। और सही रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं वीडियो को डिलीट भी कर दूँगा, लिटरली एग्ज़ाम के बाद में डिलीट कर दूँगा, अगर सच में इसमें 10-15 हज़ार व्यूज़ नहीं आए तो। बहुत मेहनत की है मैंने इसमें, कहीं नहीं मिलेगी इकट्ठी आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कहीं नहीं मिलने वाली। आगे बात करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ट्राइब्स, SC ST की बुराई कहीं पे भी नहीं होगी। इसी से किसी भी स्टेटमेंट में हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ट्राइब्स, SC ST की बुराई नहीं होगी। हमेशा इनके बारे में पॉजिटिव सोचा जाएगा, SC ST के बारे में पॉजिटिव सोचा जाएगा, ट्राइब्स के बारे में पॉजिटिव सोचा जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन में अच्छा सोचा जाएगा, एजुकेशन के बारे में सोचा जाएगा, हेल्थ के बारे में सोचा जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट जहाँ पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी वहाँ पे सही होगा, जहाँ निगेटिव चीज़ें मिलेगी वहाँ पे गलत होगा। आगे क्या है, जब कोई एक्ट, देखो 24वीं तक बता रहा हूँ, जब कोई एक्ट किसी एक्ट को रिप्लेस करता है तो सही होता है। जब कोई प्रोविज़न विथ प्रॉपर एक्ट लाइक प्रिजन एक्ट 1864, उस केस में सही होता है। मतलब अब देखो हम क्या पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1972 पढ़ते हैं, ठीक है। अब सॉरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA जो पढ़ते हैं 1972, और 2023 में फिर से उसमें अमेंडमेंट आया। तो अब 2023 वाला जो है WPA 1972 को रिप्लेस करता है, हाँ रिप्लेस करता है, सही बात है।
अदरवाइज बिना सर पैर के किसी एक्ट को, रिपोर्ट को ऑर्गेनाइजेशन गलत मान लो। मतलब जो कुछ भी डेटा फैक्ट नहीं दिया होता है तो वहाँ पे ना तो उसको गलत मान लो, बट प्रॉपर डिटेलिंग की होती है तो सही होता है। टेक्नोलॉजी में न्यू इज़ बेटर देन ओल्ड। कोई भी टेक्नोलॉजी होती है ऑब्वियस सी बात है ना, एआई बेटर है ना, अब इसे 5G बेटर है 4G से, 4G बेटर है 3G से, 3G बेटर है 2G से। हाँ ठीक है, 5G महंगा होता है, 5G में कुछ कमियां हैं, शायद 4G में वो चीज़ें नहीं होंगी, बट 5G ओवरऑल ज़्यादा अच्छा है। तो टेक्नोलॉजी में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो ओवरऑल ना ज़्यादा अच्छी होती है। उसका देखो मतलब कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, बाकी जैसे लेटेंसी हो गई वो कम है 5G में। 5G जो है उसका रेंज बहुत अच्छी है, 5G का जो है बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी है 5G में, बट कॉस्टली हो सकती है बस। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी जहाँ कॉस्ट की बात आती है वहाँ पे पुरानी वाली टेक्नोलॉजी सस्ती होती है। जैसे हाइड्रोजन एनर्जी की बात करो, ग्रीन हाइड्रोजन की, तो हर चीज़ अच्छा है ग्रीन हाइड्रोजन, बट कॉस्टली है, सस्ती नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, कुछ समय बाद सस्ती हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, कॉस्ट जो होता है वो महंगी होती है नई टेक्नोलॉजी में, बट बाकी चीज़ें नई टेक्नोलॉजी में अच्छी होती है पुरानी से। प्रोग्रेसिव फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट जो होते हैं सही होते हैं, तो सही बात है, पॉजिटिव चीज़ है, कोई चीज़ प्रोग्रेसिव है। अब प्रोग्रेसिव जैसे है कि इंडिया का विज़न है कि 2030 में ये चीज़ टारगेट लेना, इंडिया का विज़न है कि पॉवर्टी ख़त्म कर देना, इंडिया का विज़न है कि इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल रखना, इंडिया का विज़न है कि जो पॉल्यूशन है उसको ख़त्म कर देना। एक प्रोग्रेसिव चीज़ है, हाँ विज़न तो हो सकता है ना, पॉजिटिव चीज़ें हैं, ऑब्वियसली बात है सही होगा। जब एक एलिमिनेट, अगला 28वें नंबर की बात कर, जब एक एलिमिनेट कर लिया हो तो चांसेस बाकी सही हो सकते हैं, अनटिल अनलेस कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ सही बात है, 3 स्टेटमेंट दिए हो, 1 2 3 या फिर 2 स्टेटमेंट दिए हो, तो इस केस में मान लो कोई एक स्टेटमेंट तुमने एलिमिनेट कर दिया है तो बाकी जो है मान लो यहाँ पे तुमने फर्स्ट एलिमिनेट किया तो सेकेंड एलिमिनेट किया तो फर्स्ट चांस है सही हो गए, या फिर तुमने यहाँ पे थर्ड एलिमिनेट किया तो 1 और 2 चांस है सही होंगे, ज़्यादातर चांस ऐसे ही बनते हैं। एक और ट्रिक होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है अलाइक, इसको हम टोनिंग की बात करते हैं। अलाइक एक वेपन है, इसको खूब अच्छे तरीके से यूज़ करो। ठीक है, जैसे सेम टोन में जा रहे हो तो चांसेस सही है, लैंग्वेज में जा रहे हो तब सही है, पॉजिटिविटी है तब सही है, वर्ड्स है तब सही है, प्रीफिक्स सफिक्स है तब सही है, मीनिंग है तब सही। अब देखो इसको समझाता हूँ मैं, थोड़ा सा 1 आध मिनट लूँगा इसमें। देखो ये ट्रिक ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती, अलाइक वाला इतना ब्रॉड है इसमें, अलाइक में इतना ब्रॉड है, मतलब इसमें डीपली में घुस जाओगे तो आप मतलब ऐसे चुटकियों में आंसर पे आ जाओगे मतलब। बट वही एक थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि अलाइक मतलब ये होगा एक जैसी बातें कर रहा है, एक जैसा टोनिंग आ रहा है, एक जैसी मीनिंग निकल रही है स्टेटमेंट की, एक जैसा कुछ वो है कि कीवर्ड्स है, तो चांस एक आंसर उन्हीं में से, जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, अब इन दोनों में एक जैसा कुछ टोनिंग या फिर मीनिंग आ रही है तो चांस है कि बी और सी में से आंसर होगा। ठीक है, अलाइक। हमेशा ओपन माइंडेड रहो भैया, एग्जामिनर की नज़र से पॉजिटिव अप्रोच के साथ पेपर सॉल्व करो। लिमिटेड स्टेटमेंट, ब्रिटिशर्स, अननोन फैक्ट, इन सब गलत हो। जैसे ब्रिटिशर्स की तारीफ कहीं नहीं होती, वो गलत थे तो गलत है, उनको हटा दो आंसर में। कहीं भी दिखता है गलत बातें करते हैं तो अगर कभी पॉजिटिव बात नहीं करें, कहीं पॉजिटिव बातें करते दिख रहा है तो गलत है। और ओपन माइंडेड रहो ना, जस्ट एग्ज़ाम है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसको हिसाब से दो तो आप ज़्यादा अच्छे से आंसर तक पहुँच सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा है। कोई बोलते हैं कि ये आर्टिकल से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी में तो खास करके होता है 90.999% केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन वाला जहाँ भी लिखा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड होता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है वो गलत होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है यार, छोटी सी किताब ही तो है, मुझसे कितना पेज है, सोचो ना कितनी पतली सी किताब है यार, राहुल गांधी लेके टहलता रहता है कितनी छोटी सी किताब, उसमें सब कुछ इतना बड़ा देश है, सब कुछ थोड़ी उससे अमेंडमेंट्स आए, उसमें बहुत सारे और भी उसमें एक्ट ऐड किए गए, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की गई, उसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तब इतना बड़ा कुछ बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली कुछ भी नहीं लिखा, छोटी छोटी चीज़ें, बस एक होता नहीं कि जैसे फॉर्मूला लिख उठा है बस, और फार्मूला का अप्लीकेशन जो है वो तो बाद में आया ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली कुछ भी नहीं लिखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जहाँ भी दिखता है वहाँ पर गलत होता है स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी और भी ट्रिक्स हैं बट ठीक है उसको मैं आपको बताऊंगा, जो मेन ट्रिक्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, खास करके यूपी पीसीएस एग्ज़ाम या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, वो मैंने आपको बता दी। 30 से ज़्यादा ट्रिक्स बताई, कुछ और बातें करूँगा फिर उसके बाद वीडियो को ख़त्म करता हूँ। देखो कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले नॉलेज लगाओ, ये आपका वेपन होता है। आपने साल 2 साल 3 साल जैसे पढ़ाई की है, सबसे पहले नॉलेज सॉल्व करो। अगर किसी स्टेटमेंट में 50-50 फंस रहे हो, नॉलेज नहीं लग रही, उसके बाद फिर कॉमन सेंस पे आओ। कॉमन सेंस पे भी नहीं हो रहा चीज़ें, फिर प्रीवियस नॉलेज हो गया,
एलिमिनेशन ट्रिक हो गई, या फिर हैक्स एंड ट्रिक्स हो गई, या फिर कुछ और जो भी नाम दे दो, जुगाड़ नाम दे दो, तुक्काबाजी नाम दे, जो भी उसको लगाओ, ठीक है। बट ये ऑर्डर आपका फिक्स होना चाहिए। सबसे पहले नॉलेज को कभी भी सप्रेस मत करो, सबसे पहले नॉलेज रखो, फिर कॉमन सेंस रखो, फिर ट्रिक्स वगैरह। और एक चीज़ और आती है यूपी पीसीएस में खास करके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैचिंग वाले क्वेश्चन, मैचिंग वाले। उसका मैं आगे बनाऊंगा अगर समय परमिट करता है, बट उसमें मैं एक थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। जैसे उसमें 1 2 3 4 2 1 3 4 2 1 2 2 1 3 4 4 3 2 1, तो चांसेस है ना, सबसे पहले इसको पकड़ो जहाँ पे दो दो कॉमन हो रहे हैं, बाकी ना हटा दो, ठीक है। यहाँ पे आगे मैचिंग हुई बट उनको हटा दो। अब इसमें क्या मैचिंग आ रहा है, जैसे यहाँ पे तो सेम हो गया, मान लो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा मैचिंग क्या है, यहाँ पे 3 3 का आ रहा है मैचिंग, यहाँ पे 1 1 का है, तो बी और सी में आंसर आएगा। 50-50 पहुँच गए तो कहीं ना कहीं आप इस पर आंसर पे तक पहुँच जाओगे, या फिर जो है थोड़ा सा एक पता होगा आपको, उसके थ्रू आप आंसर पे आ जाओगे, नहीं तो चांस भी ले सकते हो। और एक सुपर ट्रिक होती है जो कि खास करके यूपी पीसीएस में यूज़ होती है, बता रहा हूँ मैं आपको। तबीयत थोड़ा डाउन है भाई, इसलिए आवाज़ ख़राब है। देखो सुपर ट्रिक ये होती है, जहाँ कुछ भी समझ में ना एकदम नया सा कुछ भी पूछा जा रहा है, वहाँ पे सी आंसर ले लो। 90% केस में आंसर सही होगा तुम्हारा। जहाँ कुछ भी समझ में नहीं आया, रैंडम क्वेश्चन आ गया है, कोई नॉलेज नहीं लग रही, कुछ भी लग रही है, तो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें तुमने 10 के 10 जगह तुमने सी आंसर लिए हैं, तो 8 से 9 जगह आपके आंसर सही होंगे। ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप यूज़ करना, पक्का 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 आपका सही होगा आंसर, ठीक है। एक ट्रिक ये होती है, इसको मैं मास्टर ट्रिक बोलता हूँ, सी वाला। और एक ट्रिक और होती है, एक प्रायोरिटी रखना होता है, बी डी ए सी, ठीक है, ऑप्शंस की। जैसे बी और डी में कन्फ्यूज़न हो तो बी को चूज़ करना चाहिए, डी और ए में कन्फ्यूज़ हो, हर चीज़ सबने सॉल्व कर देगा, बस लास्ट में आंसर लेने में 50-50 कन्फ्यूज़न हो, उसकी बात कर रहा हूँ। बी और डी में कन्फ्यूज़ हो तो बी को ले लो, डी और ए में कन्फ्यूज़ हो तो डी को उठा लो, ए और सी में कन्फ्यूज़ हो तो ए को उठा लो। सिर्फ 50-50 की बात कर रहा हूँ, जो बाकी आपने कर लिया। अदरवाइज एकदम रैंडम क्वेश्चन आ गया, कुछ भी समझ में नहीं आया, तुक्का ही मारना है आपको, तो सी पे तुक्का मारो, 80-90% केसेस में सही होगा। भाई मैंने आपको बहुत बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, जो समझदार है उनको समझ में आया है कि मैंने कितना बड़ा इनपुट दिया आप लोगों को। आउटपुट आपका क्या होगा, आप इस वीडियो को शेयर करोगे दोस्तों को, जितना हो सकेगा मैं देख लूँगा 2 दिन में रिस्पॉन्स। मैं इस वीडियो पे टारगेट कर रहा हूँ 3-4 दिन के अंदर कम से कम 15,000 व्यूज़ पे और 1,000 करीब लाइक्स पे, ठीक है। और सब्सक्राइब तो करोगे ही यार, आप ऑब्वियस सी बात, मेहनत किया, आप इतने समझदार हो, आप बहुत सारे ट्रिक्स देख रहे होंगे यूपी पीसीएस के लिए, कहीं पे नहीं मिल रही है। इवन ये सारी ट्रिक्स यूपीएससी में भी काम आएंगी, यूपी पीसीएस में भी काम आएंगी। अभी जो भी समय बचा है, 3-4 दिन बचे हैं, या फिर जितने भी समय बचे एग्जाम के लिए, उसमें प्रैक्टिस कर लोगे ट्रिक्स को, तो काफ़ी आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। बाकी मैंने 2023 का पेपर सॉल्व करा के रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हो, वहीं पर खूब अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहा है, लगातार लोग बोल रहे थे, तो मैंने आपका वीडियो बनाया। नहीं तो एग्ज़ाम टाइम में किसी के पास समय नहीं होता है सब सारी चीज़ें करने की, ठीक है। आई होप मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया आप लोगों को। भाई मेहनत करो, हो जाएगा सिलेक्शन। वीडियो पर रिस्पॉन्स करना, आगे हम मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।